हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में प्रॉब्लम बनाना सीख रहे थे और कुछ जो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सीखे थे और कुछ बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है उसको मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन है कि a resistor of 100 ohm is connected to an AC source of EMF 12 sin 250 pi t। ठीक ना, मान लो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए। AC सोर्स का EMF है 12 वोल्ट साइन 250 पाई टी। ठीक, जाहिर है करंट का फ्लो तो होगा ही। करंट कुछ टाइम तक क्लॉकवाइज, कुछ टाइम तक एंटी क्लॉकवाइज। पूछा जा रहा 1 मिली सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। फिर करा आल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कहोगे एक ही तो क्वेश्चन है, 1 मिली सेकेंड में पूछा था, 2 सेकेंड में पूछा। लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, इसीलिए दो अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। खैर देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे। देखो हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है अल्टरनेटिंग करंट में वो दो तरह का है। एक तो हीट प्रोड्यूस के लिए बोला गया था आपको कि I RMS स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला यूज करें। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता। ये वैलिड तब होता है जब टाइम का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो टाइम पीरियड के, यानी 2 पाई बाई ओमेगा के इंटीग्रल मल्टीपल हो। n का वैल्यू 1 2 3 ऐसा आना चाहिए, या टाइम का वैल्यू बहुत बड़ा हो टाइम पीरियड से, तब भी ये वैलिड होता है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन टाइम पीरियड का वैल्यू अगर बहुत छोटा हो गया, जितना टाइम में मुझे हीट निकालना है और टाइम पीरियड उससे बहुत कम है, या ये कहो जितना टाइम में मुझे हीट निकालना है उस टाइम का ही वैल्यू टाइम पीरियड के तुलना में बहुत कम है, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। जैसे मान लो टाइम पीरियड आया, सपोज करो 1/10 सेकेंड, और हमसे कोई पूछे कि हीट प्रोड्यूस बतलाओ 1/1000 सेकेंड में क्या होगा, तो बोलेंगे कि देखो ये वाला जो टाइम है वो 1/10 से कम है, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जितने टाइम में हीट पूछा गया है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो टाइम पीरियड के, और नहीं तो जितना टाइम में हीट पूछा गया वो टाइम पीरियड से बहुत बड़ा हो, तभी ये फॉर्मूला यूज में ला सकते हैं। यानी मेन रोल तो टाइम पीरियड का है, तो पहले हम लोग टाइम पीरियड निकालें। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा जो है ये हो गया है ना, साइन ओमेगा टी होता है ना, तो 250 पाई। तो देखिए तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/125 है ना। ये टाइम पीरियड आया और हमको कितने टाइम में हीट प्रोड्यूस पूछा गया, 1 मिली सेकेंड में। देखो जी 1 मिली सेकेंड मतलब कि 1/1000 सेकेंड। तो ये जो 1 मिली सेकेंड टाइम है वो तो 1/125 सेकेंड से भी कम है ना। मतलब कि ये जो टाइम है, मतलब जो टाइम पीरियड है वही बड़ा हो गया जितना टाइम में हीट पूछ रहा है, यानी टी का वैल्यू लेस देन कैपिटल टी हो गया। तो देखो टी अगर लेस देन कैपिटल टी हो जाए या वेरी वेरी लेस देन कैपिटल टी हो जाए तो ये फॉर्मूला तो वैलिड नहीं है। तब क्या करें? तब जनरल फॉर्मूला, तब हम लोग बोलेंगे I स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। याद करो सिखाए थे बात थियरी पढ़ाते समय कि हीट प्रोड्यूस निकालना हो, ये फॉर्मूला ऑल टाइम वैलिड होता है। ये जो फॉर्मूला है उसके साथ शर्त है, ये आसान तो है, काम करना इसी के साथ आसान होता है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं होता। तो 0 से t इंटीग्रेशन करना,
आई क्या हो गया, तो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो 12 साइन 250 पाई टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 100 होल स्क्वायर, आर टी, आर हो गया 100 डी टी। जीरो से टी, और टी क्या है जी, 1 मिली सेकेंड, 1 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना। देखिएगा जहाँ पे आरएमएस करंट पढ़ाए थे वहाँ साइन स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो सब सिखाया गया था, और उसको अब यूज में लाना सीखना भी है। हर बार एक ही स्टेप सिखाया नहीं जाता। देखो 12 का स्क्वायर है तो 144, और 100 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1.44, 144 डिवाइडेड बाई 100 है 1.44 साइन स्क्वायर 250 पाई टी डी टी, यही ना, 0 से 1 मिली सेकेंड। अब जो है जैसे साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 - cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो 1.44, देखो ये 1 मिली सेकेंड है ना, तो ये 1/1000 है ना। देख लो ऐसे भी समझ लो, ऐसे ही मान लो, अभी तो इंटीग्रेशन किए नहीं, अगर टी के जगह 1/1000 रखोगे तो ये अपने π/4 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ये कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू रखेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाए, बिल्कुल नहीं दिक्कत होने वाला है। 1 - cos 2 थीटा, तो डबल करोगे तो 500 पाई टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी, 0 से 1 मिली सेकेंड। देखो जी 2 से इसको डिवाइड कर दो, 0.72, और dt का इंटीग्रेशन t और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है 500 पाई टी, और t में जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करो, 0 से 1 × 10⁻³ अब जहाँ जहाँ t है ना वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1 × 10⁻³ यानी 1/1000 लिख दो। जैसे यहाँ 1/1000, यहाँ भी लिखेंगे 1/1000, तो देखो ना क्या होगा, 1/1000 रखोगे तो π/2, यानी ये टर्म 1 आ जाएगा, साइन π/2 1 होता है। तो एक बार अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टी के जगह 0 रखेंगे 0, ये भी 0 रखोगे 0, केवल अपर लिमिट रख दो और इसको सॉल्व करके देखें, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करके देखें। 2.61 10⁻⁻4 जूल आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। देखिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा कि 2 सेकंड में हीट प्रोड्यूस निकालो। तो देखते हैं, टाइम पीरियड तो इसका इतना है, तो सिखाए है ना कि देखो कितने टाइम में हीट पूछ रहा है, 2 सेकंड में, उसमें टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो और देखो उसका इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं, या टाइम पीरियड से ये बहुत बड़ा टाइम है कि नहीं। तो ऐसे भी 1/125 के कंपैरिजन में 2 सेकंड बहुत बड़ा टाइम, यानी डायरेक्ट I/RMS² RT वाला फार्मूला वैलिड है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 में टाइम पीरियड से डिवाइड किए तो देखो जी n का वैल्यू आ गया 125, यानी इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी ये फार्मूला वैलिड है। या ये भी आप बोल सकते हैं कि t जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन t, हेंस डेल्टा H इक्वल टू I/RMS² R × T इज वैलिड।
ठीक ना। ये फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं कर सकते। तो IRMS क्या होता है जी, I0/√2 यानी पीक करेंट डिवाइडेड बाई √2 होल स्क्वायर R इंटू टी। ठीक, I0 का वैल्यू क्या होगा, बोलो जी I0 का वैल्यू क्या होगा। तो बोलेंगे I0 हो गया E0/R। E0 जो है 12 वोल्ट है, R 100 है ना, यानी 0.12 एम्पियर हो गया I0 का वैल्यू। ठीक है, वो तो हम लोग रखेंगे वैल्यू, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। ऐसे I0/√2 कर लें तो IRMS डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। I0/√2 यानी 0.12 डिवाइडेड बाई √2, इसको सॉल्व करके देखो 0.085 आ गया। तो चलो IRMS ही डायरेक्ट निकाल लिए, तो IRMS निकाल लिए तब तो मेरा काम ही हो गया। IRMS का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो IRMS का वैल्यू 0.085 होल स्क्वायर, R तो दिया हुआ है 100 ओम और टाइम जो है ना वो 2 सेकेंड। तो सोचो IRMS का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखो 0.0072 इंटू 100 इंटू 2, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.72 इंटू 2, देखो तो 1.44 जूल हो गया, है ना। मेन देखिए, ये क्वेश्चन आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि मुझे कौन फार्मूला कब यूज में लाना है। यहाँ जैसे ही टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 1 मिनट ऐसे रहेगा, तब ये फार्मूला आराम से वैलिड, इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 1 मिलीसेकंड में पूछा गया है तो वो बिना इंटीग्रेशन के नहीं बनेगा, ठीक ना। हाँ, आप कहिएगा कि अच्छा सर इसको भी इंटीग्रेशन से बना सकते हैं क्या, सेकंड वाला को भी, बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन मेथड हमेशा वैलिड है। लेकिन IRMS स्क्वायर RT मेथड तभी वैलिड है जब दिया गया टाइम पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, या जो दिया गया टाइम है वेरी वेरी ग्रेटर देन हो टाइम पीरियड के, तभी ये फार्मूला वैलिड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू कंज्यूम 55 वाट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। मतलब कि एक बल्ब है जो 55 वाट का है और 55 वाट का पावर ये तब कंज्यूम करता है जब इसको वोल्टेज जो है कितना दिया जाता है, 110 वोल्ट। अब जो है कह रहा है इसको हम लोग एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए। चलो AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए। AC सोर्स जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, ठीक। कह रहा है कि एक चौक कॉइल को भी सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो देखो चौक कॉइल क्या है, चौक कॉइल में सिखाया गया है कि लार्ज इंडक्टेंस एंड ए स्मॉल रेजिस्टेंस। तो मान लो इसका इंडक्टेंस L। कह रहा व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फॉर विच द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज। यानी बल्ब को जो वोल्टेज मिले ना वो करेक्ट मिलना चाहिए, यानी 110 वोल्ट मिलना चाहिए। तो बल्ब का वोल्टेज मतलब क्या हुआ, IRMS इंटू R, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है। तो देखो बल्ब का पावर दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, तो जानते हो ना पावर होता है V²/R। तो R हो गया V²/P और V कितना है जी, तो 110 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर कितना 55। सॉल्व करो, देखो ये 220 ओम हुआ क्या, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक ना। ये बल्ब का रेजिस्टेंस निकल गया। अब IRMS क्या होगा,
और इसको जो वोल्टेज मिलना चाहिए, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जानते हो क्या होता है, आई आर एम एस इंटू आर। तो आई आर एम एस कैसे निकलेगा, तो आई आर एम एस अगर निकालना है तो ये एल आर सर्किट है, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, ठीक ना। ई आर एम एस में नेट रेजिस्टेंस, जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस से डिवाइड कर दो इनटू आर, ठीक। और क्वेश्चन में एक तरह से कह रहा है कि वी आर एम एस जो है कितना होना चाहिए, 110, करेक्ट वोल्टेज इसको मिलना चाहिए, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 110 होना चाहिए। जहाँ तक एसी सोर्स का आरएमएस वोल्टेज है तो वो तो मालूम है 220 वोल्ट है। और जेड का मतलब क्या हुआ, तो ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, बोलो जेड का मतलब एल आर सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर इंटू आर। थोड़ा समझना, इस इक्वेशन में अननोन क्या है, वी आर एम एस तो मालूम है कि 110 होना चाहिए करेक्ट वोल्टेज के लिए, ई आर एम एस जो है वो 220 वोल्ट है, आर का जो वैल्यू है वो 220 ओम है, 220 ओम, एल मालूम है, इंडक्टेंस नहीं, एल नहीं मालूम, एल निकालना है, ओमेगा मालूम है, ओमेगा देखो ये फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा तो निकाल लेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और न्यू है 50, यानी कि 100 पाई पर सेकंड। ठीक, तो वी आर एम एस, अब तो भाई देखो कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर ई आर एम एस डिवाइडेड बाई वी आर एम एस इंटू आर। बस वैल्यू रखना है और कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्वायर कर दें तो ई आर एम एस डिवाइडेड बाई वी आर एम एस इंटू आर होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इधर रूट हट गया। अब आर का वैल्यू रखो तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या आया है जी, तो 220 आया है, तो 220 का स्क्वायर। ओमेगा कितना है, तो ओमेगा 100 पाई है, 100 पाई। एल कितना है ये तो निकालना है, ई आर एम एस कितना है तो 220 वोल्ट है, अब वी आर एम एस कितना है तो 110 है, इंटू 220 होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस तो 220 है, देख लो भाई ये 220 स्क्वायर 100 पाई एल होल स्क्वायर, इधर देखो ना क्या हो गया, ये 2 इंटू 220 यानी 4 इंटू 220 स्क्वायर है ना, ये 2 हो गया स्क्वायर के 4, इसको इधर ला दो तो 100 पाई एल होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, इसको इधर ला दोगे तो 3 इंटू 220 स्क्वायर, नहीं हो, एक 220 स्क्वायर माइनस हो गया, 3 इंटू 220 स्क्वायर। अब देखो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 पाई एल रूट 3 इंटू 220, है ना, बोथ साइड समझो रूट कर दिए। अब एल का वैल्यू यहाँ से भाई निकाल लो, एल का वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 हेनरी आएगा। तो चलिए इसको नोट करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलसीआर सर्किट से रिलेटेड। देखिए इसमें रेजिस्टेंस दे दिया है 300 ओम, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड, इंडक्टेंस 1 हेनरी है। जो एसी सोर्स है उसका आरएमएस ईएमएफ 50 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 बाई पाई हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी जब भी दिया रहे तो समझ लो कि ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 2 पाई न्यू और न्यू है 50 बाई पाई यानी 100 पर सेकेंड। चलो ओमेगा मालूम। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आरएमएस करंट बतलाओ। तो देखो आरएमएस करंट निकालना है
तो ई RMS मालूम है, जेड से डिवाइड कर देंगे, तो इम्पीडेंस निकालना होगा। तो याद करो इम्पीडेंस LCR सर्किट का क्या होता है, इम्पीडेंस हम लोग पढ़े थे R² 1/ωc माइनस ωL होल स्क्वायर, यही होता है। तो सबसे पहले क्यों नहीं हम लोग 1/ωc वैल्यू ωL का वैल्यू अलग अलग निकाल लें। रेजिस्टेंस तो खैर मालूम है ही 300 ओम। अब कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है 1/ωc है, तो 1/ω, ओमेगा कितने के इक्वल है, तो 100, और C कितने के इक्वल है, 20 माइक्रोफैराड। देख लो तो ये कितना हो गया, 3 ठो तो जीरो इसका गायब हो गया, 1000 ऊपर हो जाएगा बाई 2, यानी ये 500 ओम आया कैपेसिटर का रिएक्टेंस। इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा है 100 और एल का वैल्यू 1, यानी 100 ओम हो गया। चलो तीनों जो पैरामीटर है उसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। अब हम लोगों को इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस क्या होता है, √R² 1/ωc माइनस ωL होल स्क्वायर, यही तो हम लोग पढ़े थे। अब सोचो तो R के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक ना, R के जगह क्या लिखा जाए, तो R तो 300 है जी। 1/ωc के जगह क्या लिखें, तो 500। ओमेगा L के जगह क्या लिखें, तो 100। देखो ना ये क्या आ गया, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर यानी 500 स्क्वायर, यानी 500 ओम आ गया। चलो भाई 500 ओम हो गया, ये तो निकल गया इम्पीडेंस। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है IRMS बतलाएं, तो बोलेंगे ERMS में Z से डिवाइड कर दें, तो बोलो ERMS कितना है, तो ERMS का वैल्यू है 50 वोल्ट और Z कितना है 500, यानी 1/10 एम्पियर या 0.1 एम्पियर, जो बोलो IRMS निकल गया ना। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, एक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, एक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, यानी IRMS इंटू R करेंगे, IRMS इंटू 1/ωc करेंगे, IRMS इंटू ωL करेंगे। तो ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा तो टाइम लगना नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पेस लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको आप लिख लें, तो फिर मिटा करके उसको कंप्लीट। अब देखिए, अगर हम लोग RMS पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रेजिस्टर देखें, चलिए उसको हम लोग VR बोल दे रहे हैं। तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो IRMS इंटू R, और IRMS कितना आया है जी, तो 1/10, और R कितना है, तो R है 300। तो सोचो तो कितने के इक्वल आ गया, तो 30 वोल्ट आया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर RMS वैल्यू देखें तो 30 वोल्ट होगा। अब RMS पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कैपेसिटर, तो IRMS इंटू 1/ωc। IRMS कितना है 1/10 और 1/ωc 500। देखो तो ये आया 50 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इंडक्टर अगर हम देखें, इंडक्टर के एक्रॉस अगर देखें तो IRMS
इंटू ओमेगा एल। IRMS तो हो गया 1/10 और ओमेगा एल का वैल्यू अगर देखा जाए तो 100 आया है, यानी ये हो गया 10 वोल्ट। ठीक, अब थोड़ा समझना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30, ये 50, ये 10। थोड़ा सोचो तो 30 + 50 80 + 10 90, नहीं, तीनों का सम किए तो 90 वोल्ट आया आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि सोर्स 50 वोल्ट का ही है। नहीं, थोड़ा विचित्र रिजल्ट नहीं है, सोर्स 50 वोल्ट का ही है, आई तीनों मिला के 90 वोल्ट है। भाई किरचॉफ्स लॉ तो ये कहता है कि जितना भी पैरामीटर होगा सब पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे और उसका सम करोगे तो सोर्स के ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो बड़ा विचित्र रिजल्ट आ रहा है। 50 वोल्ट का सोर्स है और इधर दिए हुए 30, इधर दिए हुए 50, इधर दिए हुए 10, यानी 90 वोल्ट दिए हुए। इसका मतलब क्या हुआ, किरचॉफ्स लॉ गलत है? तो बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एसी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो अलजबरा जैसा ऐड नहीं होता है जैसे किरचॉफ्स लॉ में काम करते थे, क्योंकि इसमें सबका फेज अलग अलग होता। तब अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, अगर तुमसे कोई पूछे VA - VC क्या होगा तो तुम क्या बोल दोगे कि ये 30 और ये 50 मिलके 80? तो नहीं, वो मेथड नहीं है। उसका मेथड क्या है वो भी आगे सिखाने जा रहे हैं, और किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल नहीं फेल होता है। अगले पार्ट में सिखा रहे हैं क्वेश्चन का कि VA - VD निकाला कैसे जाता है, या VA - VC कैसे निकाले, VB - VD कैसे निकाले, इसका क्या रूल है, ठीक ना, वो आगे सिखा रहे हैं। पहले आप इसको कंप्लीट कर। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में आपसे अगर कहा जाए VA - VC क्या होगा, VB - VD क्या होगा, या VA - VD क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। इसको फेजर मेथड के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट का जो फेज होता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज से 0 होता है, माने वोल्टेज और करंट सेम फेज में। इसमें π/2 ज़्यादा होता है, इसमें π/2 कम होता है। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को बनाएं, VA - VC के लिए बात करें, फॉर VA - VC, तो देखो A और C के बीच एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। तो रेजिस्टर के पोटेंशियल को जो कि 30 वोल्ट है अगर X में दिखाएंगे तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है जो 50 वोल्ट है इसको Y में दिखाना हो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वही आंसर हो जाएगा। यानी VR² + VC², बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, यानी कि 30A² + 50A²। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर होगा। ये लगभग जो है ना 58.30 वोल्ट के अप्रोक्स आएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है जी, VB - VD। VB - VD, तो सोचो कैपेसिटर और इंडक्टर, तो कैपेसिटर के पोटेंशियल को यानी 50 वोल्ट को अगर हम लोग दिखा दिए Y एक्सिस के लोग, तो इंडक्टर वाला को तो निगेटिव Y में ना दिखाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फेज में π/2 लीड करता है और ये लैग करता है। तो इंडक्टर जो है वो 10 वोल्ट है और वो नीचे की ओर है। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, ऊपर 50 नीचे 10, तब जो है V आ गया 50 - 10 यानी 40 वोल्ट हो गया। तो VB - VD जो है 40 वोल्ट हो गया। अब चलो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कह रहा VA - VD निकालो। तो देखो VA - VD तो A से D तक जाएंगे, तो रेजिस्टेंस का हो गया 30 वोल्ट।
कैपेसिटर के लिए जो है वो है 50 वोल्ट और इंडक्टर के लिए है 10 वोल्ट। देखो समझना बात, तो जाहिर है ये 50 इधर 10, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया 40 वोल्ट और इधर हो गया 30 वोल्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा ये निकाल लेना है, तो बोलो V कितना, ठीक ना। 50 और 10 का रिजल्टेंट तो 40, तो देखो तो V कितना आया, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, यानी 50 वोल्ट आया क्या। ये V मतलब क्या है, VA माइनस VD, तो VA माइनस VD देखो 50 वोल्ट आया। ये वही ना आया जो इस सोर्स का EMF है, RMS EMF है, यानी इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम ऐड किए प्रॉपर्ली, जो वेक्टर मेथड है उसके अकॉर्डिंग या फेजर मेथड है उसके अकॉर्डिंग, तब कितना आ गया 50 वोल्ट। तो जाहिर है किरचॉफ्स लॉ को तो कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किरचॉफ्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, ये अलजबरा के जैसा पोटेंशियल ऐड नहीं होता है, जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी रेजिस्टेंस होता, क्योंकि सब उसमें रेजिस्टेंस ही रहता था और अल्टरनेटिंग करंट का तो बात होता नहीं था, सब डायरेक्ट करंट था, तो उसमें अलजबरा जैसा सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐड करते थे। तो चलिए इसको आप लिख लें। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एन इंडक्टर कॉइल, ए कैपेसिटर एंड एन AC सोर्स ऑफ RMS वोल्टेज 24 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक ना, एक इंडक्टर कॉइल, एक कैपेसिटर, और इसको हम लोग एक AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक, कह रहा है कि जब हम लोग AC सोर्स के फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हैं तो ऐसा देखा जा रहा है कि मैक्सिमम RMS करंट 6 एम्पियर का है। देखो एक बात जानना, इंडक्टर कॉइल का मान लो इंडक्टेंस सेल है, तो कॉइल भी तो वायर से ही ना बना होता है, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दिया आइडियल इंडक्टर है तब तो उसका रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना है, अदरवाइज कॉइल का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होना है। और मान लो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो एक तरह से LCR सर्किट। ठीक है, हमको ये मालूम नहीं है कि इसका EMF कितना है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैक्सिमम RMS करंट 6 एम्पियर है। तो पहले तो ये जानो ना, RMS करंट निकाला कैसे जाता है। तो RMS करंट निकालने का मेथड है ERMS डिवाइडेड बाई Z, इम्पीडेंस नहीं। और जहाँ तक सवाल है Z का, तो Z का वैल्यू क्या होता है, √R² 1/ωc माइनस ωL होल स्क्वायर। RMS करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 एम्पियर है। तो बोलो ये मैक्सिमम कब होगा, तो सिखाए थे ना कि जब 1/ωc ωL के इक्वल होता है तब ये करंट मैक्सिमम होता है। तो बोलेंगे क्या, व्हेन 1/ωc इज इक्वल टू ωL, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वैरी करा रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी ओमेगा को बदल रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो ओमेगा 2π नहीं है, ओमेगा बदल रहे हैं। और कह रहा है कि ओमेगा के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट का जो RMS करंट का मैक्सिमम वैल्यू आया वो 6 एम्पियर, यानी व्हेन 1/ωc इज इक्वल टू ωL IRMS विल बी मैक्सिमम। ठीक, यानी IRMS का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे ERMS डिवाइडेड बाय, ये दोनों इक्वल हो गया तो डिवाइडेड बाय R। और IRMS का मैक्सिमम वैल्यू कितना जी, तो 6 एम्पियर। ERMS कितना,
तो बोलेंगे भाई क्वेश्चन में ई आरएमएस तो दिया नहीं है। अच्छा रेजिस्टेंस कितना, ये भी दिया हुआ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बनेगा कैसे। लेकिन क्वेश्चन में देख लो सोर्स का तो शायद हाँ ई आरएमएस तो दिया है ना जी 24 आर है ना, आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। ई आरएमएस कितना है 24 वोल्ट। चलो गलती से हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़े थे या याद नहीं रहा, 24 वोल्ट दिए हुए। तो चलो आर का वैल्यू कितना आ गया जी 4 ओम। मतलब कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आरएमएस करंट देने का मतलब था कि कॉइल का कितना रेजिस्टेंस है ये पता चल जाए। तो कॉइल का रेजिस्टेंस हमको पता चल गया कि ये 4 ओम का कॉइल है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। कह रहा है केवल एक कॉइल को लो, कैपेसिटर को नहीं, इस कॉइल को जिसका इंडक्टेंस कितना है नहीं मालूम, लेकिन रेजिस्टेंस 4 ओम है ये मुझे मालूम है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। कैसा बैटरी से, तो ऐसा बैटरी जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। और अब बतलाओ कि इस इंडक्टर कॉइल में करंट क्या होगा। अब देखो ये बैटरी का मैटर हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। और याद रखना जब बैटरी होता है तो करंट तो कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट करंट में इंडक्टर जो है ना कोई काम नहीं करता। इंडक्टर में तब ना ईएमएफ डेवलप होता है जब करंट बदलता है, तो -LdI/dt ईएमएफ डेवलप होता है। यानी इंडक्टर कॉइल जो है जैसे बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे और करंट जैसे ही फिक्स हो गया तो अब उसका इंडक्टेंस का कोई यूज नहीं है, जो भी यूज है वो रेजिस्टेंस। यानी समझ लो कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सिंपल सर्किट का क्वेश्चन है। ईएमएफ इतना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, इंटरनल इतना, करंट क्या होगा, तो E/R + R। ई हो गया 12, 4 + 4 यानी 12/8 यानी 1.5 एम्पियर। बस यही आंसर है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ एक रेजिस्टर है 1 किलो ओम का, एक कैपेसिटर है 10 नैनो फैराड का। इन दोनों पॉइंट के बीच इनपुट एसी सोर्स है, इसको इनपुट वोल्टेज कह रहे हैं। मतलब यहाँ एक एसी सोर्स कनेक्ट करती है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एसी सोर्स है वो 10 मिली वोल्ट का है। तो जाहिर है फिक्स वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। यानी आप समझ ले एक तरह से ई आरएमएस दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट। और कह रहा कि जो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस है VO लिखा हुआ है वो M और N के बीच है, यानी VM - VN पूछा जा रहा है। VM - VN उसी को आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है, आउटपुट PD ये निकालना। तो कैसे निकालें, तो देखो तो ये अपने आप में RC सर्किट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। तो IRMS अगर पूछा जाए तो ERMS डिवाइडेड बाई Z, और ERMS/Z अगर करें तो Z का वैल्यू R² 1/ωc होल स्क्वायर। देख लो ERMS तो मालूम है, रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है 1/ωc। ओमेगा मालूम है कि नहीं मालूम है, तो नई फ्रीक्वेंसी दे दिया तो ओमेगा भी निकाल लेंगे 2π न्यू। न्यू है 10 किलो हर्ट्ज, यानी कि 2π × 10⁴ पर सेकेंड। चलो जी ओमेगा निकाल लिए। अब जो है थोड़ा समझना इसको, VM - VN निकालना है। तो VM - VN अगर निकालना है तो IRMS × 1/ωc। अब बतलाओ IRMS तो आसानी से निकलेगा ना, 10 मिली वोल्ट ERMS। R का वैल्यू कितना
तो 1 × 10⁻³ होल स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना, तो 2π × 10⁴, ठीक ना, इंटू सी है 10 नैनो फैराड, 10 × 10⁻⁻9 होल स्क्वायर। बस IRMS × 1/ω/c, यही हो गया Vm - Vn। ओमेगा मालूम है, सी मालूम है, IRMS मालूम है, जो इसको सॉल्व करके वैल्यू है पुट करें। मेथड तो आप समझ गए। तो देखिए, वैसे तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फिनिश नहीं होता है, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कुछ अदर बुक्स के प्रॉब्लम, ये सब अपना देखेंगे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट था, कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप आपको सिखा दें। कुछ अपने तरफ से भी जो है ना अदर बुक्स, जो क्वेश्चन बैंक्स, वो सब बनाएंगे, ठीक ना। आज इतना ही। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 क्लास है, 1 से 2 क्लास में वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग ऑप्टिक्स पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।